तो पॉलिटी के विधायिका संसद वाले टॉपिक पे मेंस का तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय विधायिकाओं में अध्यक्ष को प्रदान की गई महत्वपूर्ण परिस्थिति वस्तुतः उन्हें अनुचित राजनीतिक दबावों एवं प्रोत्साहनों से सुरक्षित करना आवश्यक बनाती हैं। परीक्षण कीजिए। मतलब उनको जो महत्वपूर्ण स्थिति दिया गया राजनीतिक दबावों जो अनुचित हैं उससे भी संरक्षित करती हैं और प्रोत्साहनों से भी। कैसे? तो इसमें क्या बताना है, सबसे पहले तो अध्यक्ष की स्थिति को आप बताइए, उसके बाद दृष्टांत दीजिए कि हाँ अध्यक्ष किस प्रकार से राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं जिससे राजनीतिक संकट उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद इसका ये भी चर्चा कीजिए प्रावधान का क्या इससे रिलेटेड है, अध्यक्ष से रिलेटेड क्या उपाय किए गए हैं या किए जा सकते हैं जो उन्हें अनुचित राजनीतिक दबाव और प्रोत्साहनों से बचाएंगे, और उसके फिर आधार पे फिर आप इसका निष्कर्ष लिखिए। तो आगे इसमें लिखा गया है कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नो डाउट अध्यक्ष को एक संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं में एक सच्चे अभिभावक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ऐसा जनरल स्टेटमेंट है। अध्यक्ष की महत्वपूर्ण स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के भीतर कार्यवाही का संचालन करता है और निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दूसरा, यह सदन में अनुशासन और शिष्टाचार को बनाए रखते हैं और किसी सदस्य को उद्दंड व्यवहार के लिए निलंबित भी कर सकते हैं और उस आधार पर दंडित करते हैं। और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव संकल्प जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इनको नियम के अनुसार प्रस्तुत करने की अनुमति भी देते हैं। दल बदल विरोधी कानून जो है उसके अंतर्गत एक सांसद या विधायक को अयोग्य भी घोषित करने की शक्ति जो है पीठासन अधिकारी को है। तो ये सारा कुल उनकी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण स्थिति है जो हम लोग बात किए अभी। लेकिन इन कार्यों को दृष्टिगत देखते हुए संविधान के अध्यक्ष पद को अनुचित राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए कई सुरक्षा उपबंध भी किया गया है। उनके लिए कई सुरक्षा भी किया गया है, जैसे उनकी कार्यकाल की सुरक्षा है, वेतन का भुगतान जो होगा भारत की संचित निधि से पर भारित होगा, उनका आचरण पर जो चर्चा होगा केवल मूल प्रस्ताव पर ही किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें, यद्यपि संविधान के अध्यक्ष की परिकल्पना एक निष्पक्ष पद के रूप में की गई है, परंतु हमारी राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां अध्यक्ष की कार्यवाही ने कई चिंताएं उपस्थित कर दी हैं। उदाहरण के लिए आधिकारिक रूप से अपने दल को न त्यागने की जो प्रथा है, या पार्टी के निर्देश मतलब जो भी आधिकारिक रूप से अपने दल को नहीं त्यागते हैं और जो पार्टी के निर्देशों की अवज्ञा नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सत्ता से या फिर मतलब विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में 2016 में क्या होगा, सत्ता पार्टी ने 16 विधायक को अयोग्य घोषित किया, उत्तराखंड विधानसभा ने 9 विधायकों को। तो ये जो है एक उपयुक्त आधार के बिना हुआ है। उसके साथ साथ 2016 में जो आधार विधेयक आया था, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसे धन विधेयक घोषित कर दिया गया था और इससे संबंधित विवाद अभी भी बना हुआ रहता है। तो इसलिए जो है ना, जितने भी सुरक्षा उपाय दिए गए उनको, उनके अतिरिक्त कुछ अन्य कदम भी उठाए जाने की आवश्यकता है। क्या है कि सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने की शक्ति चुनाव आयोग को भी दीजिए आप। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को दल के सदस्य से त्यागपत्र दे देना चाहिए, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन की लोकतंत्र की परंपरा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले आम चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र से कोई निर्वाचन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब उनके निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन नहीं होना चाहिए अगले आम चुनाव में। क्यों? क्योंकि आप उसको एक बार बना दिए अध्यक्ष तो वो बन गया हमेशा और वहाँ पर वो फिक्स है। गैर पक्षपाती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रथा को एक विकसित किया जा सकता है। तो ये कुल मिला के इसमें है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट हमें दिखेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत विधायिका के सदस्यों की निर्भरता के क्या आधार है। निर्भरता के आधार बताइए। फिर भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में ऐसे प्रावधान होने के गुण और दोष दोनों का विश्लेषण करना है। इसमें सबसे पहले 10वीं अनुसूची के संबंध में जो है उसका एक संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्भरता का क्या क्या आधार है उसका उल्लेख करना है। फिर दल बदल विरोधी कानून जो है उसके पक्ष और विपक्ष में बताना है और तर्क देना है। फिर एक वे फॉरवर्ड बता देना है। 10वीं अनुसूची जिसे सामान्य रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वो 92वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब यह कानून अयोग्यता जो स्पष्ट करती है वो किन आधारों पर करती है। तो सबसे पहले किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित कोई सांसद
या राज्य विधानमंडल का जो सदस्य हैं, सांसद एमपी हो या एमएलए, वो अयोग्य माना जाता है अगर वो स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, अगर वह मतदान के समय पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों का उल्लंघन करता है या 15 दिन की पूर्व अनुमति के बिना मतदान में अनुपस्थित रहता है, तो ये आप कह सकते हैं कि उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर फिर आगे देखें तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार अगर चुनाव के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, वो भी फिर अयोग्य होगा। और कोई अगर मनोनीत सदस्य हैं, अगर एमपी हैं या एमएलए, वो 6 महीना के बाद अगर किसी राजनीतिक दल का सदस्यता ग्रहण कर ले तो अयोग्य माना जाएगा। तो ये आधार है अयोग्यता के। लेकिन समय के साथ दल विदल विरोधी कानून द्वारा विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया गया है, जिसमें गुण और दोष कई प्रकार से है। गुण की बात करें तो विधायकों को अयोग्य घोषित करके सरकार में स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। उन विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है जो एक्चुअली में दल बदल प्रक्रिया में संलिप्त है। तो इसलिए ताकि सरकार स्थायित्व हो, सरकार की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने एमपी या एमएलए को धारित करके रखें। उसके साथ साथ अगर ऐसी प्रक्रिया होती है दल बदल विरोधी कानून के तहत, तो जाहिर सी बात है ये उसी दल के अंतर्गत जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसको ये वृद्धि करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जो सदस्य दल के समर्थन से, ठीक है ना, दल के घोषणा पत्र से, दल के मैनिफेस्टो से अगर निर्वाचित हुए तो अपने दल के नीतियों के प्रति ईमानदार भी रहे, उसको मतलब बाइकआउट करके निकल ना जाए। तो ये चीज़ हम पॉजिटिव में देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं दल बदल के कारण लोगों के विश्वास का उल्लंघन होता है और दल बदल विरोधी कानून उसी विश्वास का संरक्षण करता है, क्योंकि लोग उसी विश्वास से आपको वोट दिया और उस विश्वास को आप तोड़ रहे हैं। तो ये कानून उस चीज़ को बहाल करने का प्रयास करता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, सरकार का स्थायित्व हो गया, दलगत अनुशासन बात हो गया, दल की नीतियों के प्रति ईमानदारी रहना, क्योंकि दल के घोषणा पत्र समर्थन से आप आए हैं, लोगों के विश्वास का वो संरक्षण करता है। दोष भी कुछ है। इस अधिनियम ने सदन के सदस्यों को दल बदलने से प्रतिबंधित करके संसद और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का काम किया है, ठीक है ना। सदस्यों को दल बदलने से प्रतिबंधित करके संसद और जनता के प्रति जो सरकार की जवाबदेही वो कम हुआ है। वाक और अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता जो है उसको सीमित करता है सांसदों की, उनका व्यक्तिगत विचार वहाँ पर नहीं रखा जाता है, जो व्हिप का निर्णय होगा वहीं रखा जाएगा। प्रबुद्ध विधि निर्माता के स्तर से नीचे केवल विधेयक पारित करने हेतु आवश्यक संख्या के केवल विधेयक पारित करें, एक विधि निर्माता के स्तर से उसको नहीं माना जाता है, जबकि वो एक जनप्रतिनिधि है बाकियों के बराबर। और उसके साथ क्या होता है ना कि जो पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उन्हीं के निर्णय को अंतिम यहाँ मान लिया जाता है, और ये भी एक समस्या कारण रहा है। इसीलिए कियोतो होलोहान केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि देखिए उनके भी निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यही मतलब स्थिति है कि संसद और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम होती है, सांसदों की व्यक्तिगत व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो रही है, उनका व्यक्तिगत रचनात्मकता बाधित हो रहा है और निर्णय अंतिम हो रहा है, ये सारा चीज़। तो अभी होना क्या चाहिए, आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को वृद्धि करना चाहिए। दल का जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको मतलब एक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए एक तंत्र बनाया जाए, स्पेशल सिस्टम बनाया जाए। उसके साथ साथ व्हिप जो होता है उसका उपयोग को बहुत ही सीमित कर देना चाहिए। एक प्रकार से उसको भी संस्थागत रूप या फिर हम कह सकते हैं कि संविधान या विधिक रूप दिया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है व्हिप के मामले में। दल बदल संबंधी जो मामले होते हैं वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपकर इस कानून को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए, जो केवल अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात है। और इसके अतिरिक्त क्या आप कर सकते हैं कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो क्या करें, दोषी और अयोग्य पाए गए विधायकों को अपने दल में शामिल न करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की भी आवश्यकता है। उनको आप प्रोत्साहित कीजिए कि जो भी दोषी हैं उनको आप अपने दल में फिर शामिल नहीं कीजिए। अगला दल जो है वो उन जो दल बदल किए हुए एमपी एमएलए हैं उनको फिर शामिल नहीं कीजिए। तो ये किया जा सकता है इसका उपाय। आगे अगर हम लोग देखा जाए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, लोकसभा अध्यक्ष की व्यापक शक्तियाँ क्या है। तो सबसे पहले शक्तियाँ वस्तुतः संसदीय प्रणाली की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए निहित की गई है। लोकसभा अध्यक्ष को जो व्यापक शक्ति दी गई, क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली की लोकतांत्रिक संस्था को मजबूत बनाया जाए, तभी लोकसभा अध्यक्ष को व्यापक शक्ति दी है, न कि सदन में असहमति या विरोध को दबाने के लिए। इसलिए नहीं कि आपको हम पावर स्पेशल विशेषाधिकार दिए हैं पावर, तो आप सदन में असहमति या विरोध अगर हो रहा है तो उसको दबाइए। इस संदर्भ में टिप्पणी करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले आप लोकसभा अध्यक्ष का पद बताइए, उन शक्ति और विशेषाधिकारों का वर्णन भी कीजिए जो संसदीय प्रणाली को मजबूत करता है। उसके साथ साथ पद
से संबंधित विवादों का उदाहरणों सहित जो है स्पष्ट मतलब उसका विवरण दीजिए, सुझाव भी दीजिए। तो सबसे पहली बात है क्या, लोकसभा या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव संबंधित सदन के सदस्यों के द्वारा उसके अपने बीच से ही किया जाता है। जो भी अध्यक्ष होते हैं वो उसी के सदस्यों के द्वारा चुनाव किए जाते हैं, चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। अध्यक्ष संपूर्ण सदन, इसके सदस्य और इसकी समितियों की शक्ति और विशेषाधिकारों का संरक्षण है। जो सदन है उसके जो सदस्य हैं और उस सदन के जो भी समितियां हैं उनकी जो शक्तियां और विशेषाधिकार हैं उसका संरक्षक कौन है, ये अध्यक्ष है। तो अब आगे बात करते हैं, इसके द्वारा सदन की कार्यवाही का संचालन और विनियमन करने के लिए सदन में अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखने का कार्य ये संपादित करता है। क्योंकि आपको सदन की कार्यवाही चलाना है, संचालित करना है, विनियमित करना है, इसलिए अनुशासन मर्यादा को बनाए रखने का भी काम आपका है। सदन की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसद की कार्यवाही के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। कोई भी कार्रवाई हो रहा है तो उसको पर्याप्त समय देकर कार्रवाई को संपन्न किया जाए। और विशेषकर विपक्ष जो है, विपक्षी दल के जो नेतागण हैं या फिर प्रवक्ता है उनको भी विशेष मौका दिया जाए ताकि कार्रवाई को वो भी समान रूप से संचालित कर सकें और ताकि सरकार की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित की जा सके। उसके साथ साथ सदन को स्थगित करता है, वो गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक को निलंबित कर देता है। तो ये हम लोग कुल मिला के लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों को देख रहे हैं। वो धर्म विधेयक है या नहीं उसका निर्णय अंतिम होता है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय लेता है कि वो तो हालांकि बोला है कि उसको न्यायिक समीक्षा किया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी संसदीय समिति हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके कामकाज की निगरानी भी करता है। स्वयं लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य परियोजना समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये कुल मिला के हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्यों को देखें। लेकिन अभी बात क्या है ना कि हाल के दिनों में हुआ यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यालय है वो उतना निष्पक्ष और प्रभावी नहीं रहा है और उसी के कारण उसका आलोचना किया जा रहा है। तो कैसे, जैसे कि आप उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल के मामले पे जो फैसला लिया गया था वो भी आप यहाँ देख सकते हैं और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप किया गया और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोकसभा अध्यक्ष को ऐसे मामलों पर निर्णय देने से बचना चाहिए। आधार विधेयक जो धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष ने अनुमोदित कर दिया था तो उसके इस निर्णय पे भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और ये तर्क दिया गया था कि एक विधेयक को आप गोपनीयता, डाटा सुरक्षा आदि बड़े मतलब प्रावधानों को शामिल करता है, ठीक है ना, उस पर एक सार्थक बहस और आम सहमति होनी चाहिए। उसके लिए राज्यसभा को भी मतलब शामिल होना चाहिए और उसको आप धन विधेयक करके राज्यसभा से एक प्रकार से शामिल करने से रोक दिए। तो इस प्रकार से वो विवादास्पद रहा है। संसदीय गतिरोध का भी मुद्दा रहा है, जैसे कि सामान्य व्यवहार जो होता है, संसदीय गतिरोध अभी का एक सामान्य व्यवहार बन गया है। कैसे कि अध्यक्ष संसदीय कार्यवाही के सुचारू संचालन में असमर्थ सिद्ध होते प्रतीत हो रहे हैं। अध्यक्ष असमर्थ हो रहे हैं कि उस कार्यवाही को मतलब सुचारू रूप से संचालन करें और उन पर पूर्वाग्रह को आरोप भी लगाया जाना आम बात हो गई। कई बार उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं वो सत्ताधारी दल के पक्ष में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस संविधान निर्माता द्वारा अध्यक्ष या कार्यालय से ईमानदारी और निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य पालन की परिकल्पना की गई थी। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने ये अपेक्षा किया था कि जो अध्यक्ष होंगे वो ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ऐसी परिकल्पना थी। लेकिन इसका कार्यालय जो है उत्तरोत्तर राजनीतिक हितों के अनुरूप और सत्तारूढ़ दल की आवश्यकता के अधीन कर दिया गया है। अभी ऐसा प्रतीत होता है, राजनीतिक हित सत्ता पार्टी की आवश्यकता के अधीन ये प्रतीत हो रहा है। न्यायिक समीक्षा का भी अगर हम लोग देखेंगे तो असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयोग हो रहा है। इस संदर्भ में एक स्थायी जरूरी क्या है, इस संदर्भ में आपको जरूरी है कि स्थायी संस्थागत समाधान की आवश्यकता है और संस्थागत समाधान की जरूरत है, मतलब इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए। और उसके साथ साथ अध्यक्ष की सहायता के लिए धन विधेयक कोई है या नहीं, उसमें अध्यक्ष की सहायता के लिए 2 वरिष्ठ विधायक की एक समिति की नियुक्ति भी की जाना चाहिए और वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, क्योंकि ब्रिटिश मॉडल भी यही है और ब्रिटेन में संसदीय परंपरा विकसित हुई है। तो एक सांसद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर वो संबंधित पार्टी से त्यागपत्र दे देता है। यह उनकी निष्पक्षता को विश्वसनीयता और वैधानिकता प्रदान कर रहा है। तो इस ऐसी भी कई संतुलित प्रयास भारत के परिप्रेक्ष्य में भी किया जा सकता है। और अगर इसका हम कुल मिलाकर बात करें तो सरकार और विपक्ष दोनों को एक प्रकार से कोऑपरेटिव
अप्रोच लगा के चलना पड़ेगा, सहयोग पूर्वक कार्य संचालन करने की आवश्यकता है, ताकि संसद में जो भी गति कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले और अध्यक्ष को ज़्यादा कठिन और जटिल परिस्थितियों का सामना भी न करना पड़े। साथ ही बात यहाँ पर अध्यक्ष को भी सम्मानित कार्यालय की अध्यक्षता करते हुए लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक हितों और सत्ता पार्टी के प्रभाव से, दबाव से निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की जो आवश्यकता है, और इन कार्यों और वो अपने जो कार्य हैं, अपने जो उद्देश्य उसके प्रति बहुत ही तटस्थ और न्यूट्रल प्रतीत होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल न्याय ही नहीं किया जाना चाहिए, अपितु स्पष्ट और निस्संदेह रूप से यह दिखना चाहिए कि न्याय किया गया है। संसदीय लोकतंत्र से जनता का जो विश्वास है उसको और मजबूती देगा ये प्रावधान। तो मुख्य रूप से ये क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कि साधारण विधेयक के लिए भारतीय संसद में अपनाई जाने वाली विधायन प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या कीजिए, और धन विधेयक से सामान्य विधेयक किस प्रकार अलग है। तो ये बोला है कि प्रक्रिया बताइए। तो सबसे पहले विधायिका का प्राथमिक कार्य अपने लोगों के लिए कानून बनाना होता है। भारतीय संसद में कानून बनाने की निश्चित प्रक्रिया का पालन होता है। साधारण विधेयक के लिए 5 चरण होता है। क्या होता है? सबसे पहले प्रथम पाठन। साधारण विधेयक मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री तो सरकारी विधेयक होगा, अन्य सदस्य तो गैर सरकारी विधेयक होगा, और सदन द्वारा अनुमित किए जाने पर सदस्य जो होते हैं शीर्षक और उद्देश्य को पढ़ता है, और लेकिन इस स्तर पर विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती। वो क्या होता है कि जब वो राजपत्र गैजेट में प्रकाशित होता है उसके बाद ही चर्चा होती है। द्वितीय पाठन में क्या होता है कि विधेयक की एक डिटेल एनालिसिस होता है, समीक्षा होता है। उसका 3 उपचरण होता है। पहला कि साधारण बहस की अवस्था, दूसरा समिति अवस्था, तीसरा विचार विमर्श की अवस्था। तो सबसे पहले साधारण बहस किया जाएगा, फिर समिति का यहाँ पर कुछ एक प्रकार से रोल रहेगा, फिर विचार विमर्श किया जाएगा, और विधेयक के प्रत्येक उपखंड को खंडवार चर्चा और मतदान होता है और संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस चरण में वही होता है, खंडवार चर्चा मतदान होता है, फिर संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं साधारण बहस, समिति और विचार विमर्श के दौरान। तो उसके बाद तृतीय पाठन में क्या होता है कि जब अब किसी और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है और विधेयक को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है या अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो कोई संशोधन नहीं होती, अब उसमें ये कर लिया जाता है। यदि बहुमत स्वीकार कर लेता है तो पारित हो जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो ये 3 पाठन जो 3 चरणों से होता है, तो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले गैजेट में प्रकाशित होगा, वो सदन में रखेंगे, उस पर शीर्षक पढ़ा जाएगा, फिर प्रकाशित होगा। दूसरा चरण में 3 चरण होता है, बहस, साधारण बहस, समिति अवस्था में हो जाता है, फिर विचार विमर्श होता है, फिर खंडवार चर्चा होता है, और उस पर फिर मतदान और होता है। उसके बाद संशोधन के लिए प्रस्तुत होता है। तीसरा चरण में क्या होता है कि संशोधन को फिर और अनुमति नहीं दिया जाता है, और फाइनली उसे पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है। बहुमत स्वीकार करता है तो पारित हो जाता है और अगले सदन में भेजा गया। और दूसरा सदन में भी वही 3 चरणों से वो गुजरा। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि या तो वहाँ पारित हो जाएगा, या संशोधन सहित पारित होगा, या अस्वीकृत हो जाएगा, या 6 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अगला चरण क्या होगा? संयुक्त बैठक का भी प्रावधान हो सकता है। क्यों? क्योंकि विधेयक पारित करने पर सदन के बीच अगर कोई गतिरोध पैदा हो गया दोनों सदन के बीच, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाएगा, और दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक के संयुक्त रूप से मतदान करेंगे, और विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। अगला राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद हो सकता है ये अधिनियम बन जाएगा। तो राष्ट्रपति कार्यालय में जब जाएगा तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन रहता है? स्वीकृति देगा, रोक लेगा, या फिर वापस कर देगा। अगर वो अनुमति देता है तो अधिनियम बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अंतर क्या होता है। साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी होगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में होगा। साधारण विधेयक या तो मंत्री या किसी सदस्य द्वारा, धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा। साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा लेने के बाद ही लाया जा सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत हो सकता है। इसमें केवल राज्यसभा विधेयक को लौटा सकती है, संशोधन का रिकमेंडेशन कर सकती है। धन विधेयक में बस राज्यसभा केवल 6 महीने तक विधेयक को रोक सकता है। किसमें? साधारण विधेयक में। धन विधेयक में केवल 14 दिन के लिए रोक सकता है। राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक। धन विधेयक में लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है राज्यसभा में भेजने के लिए। अगला अगर हम लोग देखें साधारण विधेयक में तो दोनों सदनों में पारित किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाए तो वो संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें ऐसा होगा कंडीशन धन विधेयक में, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा। साधारण विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र
देना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है कि देना पड़ जाए। लेकिन लोकसभा में अगर ये चीज़ धर्म विधेयक अस्वीकृत हो गया तो उनको सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। साधारण विधेयक अगर राष्ट्रपति अस्वीकृत अनुमोदित पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धर्म विधेयक राष्ट्रपति अस्वीकृत या अनुमोदित कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो ये मुख्य रूप से अंतर था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले आज देख लेते हैं समय कितना हुआ इस पे। हाँ, तो समय जैसे 20 मिनट हो चुका है, तो 20 मिनट में भी इसको 3 राउंड में तो पूरा करना है, तो कम से कम और 2 क्वेश्चन तो जरूर देख लेते हैं। विधानमंडलों में मुक्त और स्वतंत्र कामकाज के लिए विशेषाधिकार को परिभाषित और सीमांकित होने चाहिए। विधानमंडलों का जो मुक्त और स्वतंत्र कामकाज अगर करना है तो उसके लिए विशेषाधिकार को परिभाषित कीजिए, सीमांकित कीजिए, है कि नहीं। और उसके लिए इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या भारत के मूल अधिकार और संसदीय विशेषाधिकार के मध्य संतुलन जो है उसका पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता है, ये पूछ रहा है आपका, इस पर चर्चा करने बोल रहा है। मूल अधिकार और संसदीय विशेषाधिकार के बीच जो संतुलन है उसको फिर से पुनः परीक्षण कीजिए। तो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, देखिए संसदीय विशेषाधिकार का आप संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। विशेषाधिकार को परिभाषित और सीमांकित करने और उन्हें मूल अधिकारों के साथ संतुलित करने के लिए गुण और दोषों का चर्चा भी कीजिए, ठीक है ना। विशेषाधिकार को परिभाषित सीमांकित करके, हाँ ये सारा चीज और निष्कर्ष दीजिए। तो सबसे पहले कि संसदीय विशेषाधिकार से आशय है संविधान द्वारा संसद को एक संस्था के रूप में और सांसदों को व्यक्तिगत रूप में उन अधिकार और प्रतिरक्षाओं से है, ठीक है ना, उनको प्रदान किए गए उन अधिकार और प्रतिरक्षाओं से हैं, इसका तात्पर्य जिनके बिना संविधान द्वारा सौंपे गए कार्य निष्पादन नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। संसदीय विशेषाधिकार वो चीज़ है जो एक संविधान द्वारा संसद और सांसदों को दिए गए हैं अधिकार और एक प्रतिरक्षा, जो नहीं दिए जाए या फिर जिनके बिना आप संविधान द्वारा उनको जो काम सौंपा गया उसको निष्पादन नहीं कर सकते। तो 105 आर्टिकल के अनुसार क्या है, संसद और सांसदों की शक्ति, विशेषाधिकार और मुक्ति, ये सारा चीज संसद परिभाषित करेगा। ये 105 आर्टिकल बोलता है, ये संविधान नहीं डिसाइड पूरी तरह उसको डिफाइन करता है, वो बोलता है संसद ये डिफाइन करेगी। तो इस संबंध में अभी तक कोई कानून नहीं बना है, सबसे पहली बात तो ये है। और इस प्रकार किसी भी कानून के अभाव में ब्रिटिश संसदीय परंपराओं द्वारा शासित होता रहा है। कानून नहीं है तो ब्रिटिश संसदीय परंपरा में जो कानून थे उसी के तहत ये प्रशासित भी हो रहा है अभी। तो देखिए संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग जो है ना, उपयोग सिविल सोसाइटी और मीडिया जैसे आलोचकों के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है, और इन संस्थाओं को जनता की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। सिविल सोसाइटी, मीडिया पे जो सरकार की आलोचना करते हैं उनके विरुद्ध उपकरण कर दिया जाएगा, उपकरण के रूप में उपयोग कर लिया जाएगा कि ये विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। और इस प्रकार से संस्था जो है, जो जनता है, उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें एक प्रकार से अनावश्यक बाधा भी उत्पन्न किया जा सकता है। कर्नाटक में एक हाल ही में घटना हुआ था, उससे ये स्पष्ट हो रहा है। पत्रकार को विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए जेल भी भेज दिया गया था। तो ये चीज़ है यहाँ पर संसदीय विशेषाधिकार का, जो हमें पूछ रहा है कि ये परिभाषित और सीमांकित होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। संविधान ने संसद या सांसदों को जो व्यक्तिगत रूप से संसद को एक संस्था के रूप में और सांसदों को व्यक्तिगत रूप में अधिकार और जो प्रतिरक्षा दिया है, ठीक है ना, वो है संसदीय विशेषाधिकार। और उनके बिना उनको सौंपे गए काम का निष्पादन नहीं किया जा सकता, ये बात है। और परिभाषित नहीं है, संसद कानून बनाएगा, संसद नहीं बनाया तो वो उसमें ब्रिटिश संसदीय परंपरा से संचालित हो रहा है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो मूल अधिकारों के साथ संतुलित करने हेतु तो संसदीय विशेषाधिकारों को निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना है। अब आपको मूल अधिकार से संतुलित करना, उसका पुनर्परीक्षण करना है, तो उसका कारण बताइए ना, किस आधार पे संसदीय विशेषाधिकार को आप फिर परिभाषित करेंगे और क्यों करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वो अस्पष्ट है, अनिश्चित है और गोपनीयता से दूर है, इसीलिए। और विशेषाधिकारों का भ्रष्टाचार जैसे दुष्कर्मों को छुपाने के लिए दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसीलिए न्यायसंगत और निष्पक्ष सार्वजनिक जीवन में इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जो भी आपका न्यायसंगत और निष्पक्ष सार्वजनिक जीवन है उसमें इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। जैसे आप देखिए 1998 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में कहा था कि रिश्वत लेने वाले को, ठीक है ना,
जिन्होंने अविश्वास मत के विरुद्ध मतदान करने के लिए रिश्वत ली थी, अभियोजन से उन्मुक्ति प्राप्त थी, परंतु ऐसी उन्मुक्ति रिश्वत देने वालों को प्राप्त नहीं थी। तो ऐसे हास्यात्मक और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गैर निष्पक्ष भ्रष्टाचार को प्रेरित करने वाला निर्णय को भी आप किस प्रकार से करार दे सकते हैं, जब आपका विशेषाधिकार स्पष्ट नहीं है। तो 1998 में जब संवैधानिक पीठ ने ये बोला था पीवी नरसिम्हा वाले राव के केस में, तो उस आधार पे अगला जैसे कि हित संघर्ष का भी मुद्दा रहता है। सांसद को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना दिया जाता है और यह निष्पक्ष अभियोजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी है चीजें। ये तो हम लोग कारण देखें जिस कारण से परिभाषित किए जाने की जरूरत है। चिंता क्या है? विशेषाधिकारों का अगर आप संहिताकरण करेंगे तो ये मूल अधिकारों के विषय भी बन जाएंगे और न्यायिक जांच भी इसमें संभव हो जाएगी, और ऐसे में क्या होगा, नए विशेषाधिकारों का विकास कठिन हो जाएगा, न्यायिक जांच जो संभव हो जाएगी इसमें। वर्तमान समय में संहिताकरण से भविष्य में कोई निश्चित स्थिति उत्पन्न होने पर किसी फेरबदल के लिए स्थान नहीं बचेगा। आप अगर उसको संहिताकरण कर दिए एक प्रकार से, तो भविष्य में अगर नया स्थिति आया तो आप फेरबदल के लिए आप स्थान उसमें नहीं बचा के रख रहे हैं। और उसके साथ साथ विधि निर्माता का यह भी तर्क होता है कि विशेषाधिकारों का संहिताकरण से संसद की संप्रभुता को हानि पहुंच सकती है। बेसिकली संसद यहाँ संप्रभु नहीं है, लेकिन संसद की कार्यवाही को हानि पहुंच सकती है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो क्या है कि आगे की राह होना क्या चाहिए, अधिक समय तक अनिश्चित और अस्पष्ट नहीं रहने दिया जाना चाहिए विशेषाधिकारों को। लॉन्ग टर्म तक आप नहीं रखिए अनिश्चित और अस्पष्ट, और इसका जो उपयोग कर रहे हैं सिर्फ दुर्लभ परिस्थिति में ही होना चाहिए, ताकि विधायी कार्यकलापों में किसी तरह के अवरोध उत्पन्न न किया जा सके, न कि इसलिए कि कानून निर्माताओं को सामान्य समीक्षा और आलोचना से ऊपर रखा जाए। आप दुर्लभ परिस्थितियों में उपयोग कर रहे हैं इसलिए कि विधायी कार्यकलाप जो है वो किसी तरह से अवरोध उत्पन्न ना हो सके, इसलिए नहीं कि कानून निर्माता को समीक्षा और आलोचना से ऊपर रखा जाए। संसद का कर्तव्य भी है कि कानून बनाने से पहले सावधानी बरते, अधिकारों का हनन ना हो ये देखे, और इससे ताकि क्या हो कि संवैधानिक मूल्यों का रक्षा हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, विभागों से संबंधित स्थायी समिति को भारत की मिनी संसद के रूप में संदर्भित किया गया है। लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए और उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए कि वे संसद की समग्र प्रभावकारिता का सुधार किस प्रकार करती है। तो विभागों से संबंधित स्थायी समिति का आप संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबसे पहले उनकी प्रासंगिकता और योगदान का उल्लेख कीजिए और उनकी कर्मियों को बताते हुए उनके दक्षता में सुधार के सुझाव देते हुए अपने उत्तर का समापन कर दीजिए। कमी बताइए, दक्षता में क्या उपाय होना चाहिए, क्या प्रासंगिकता, क्या योगदान, और संक्षिप्त परिचय इस आधार पर शुरू करना है। तो सबसे पहले देखिए, विभागों से संबंधित 24 स्थायी समितियों की पूर्ण प्रणाली जो है उसका अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग को शामिल करती है। 24 स्थायी समिति सभी मंत्रालय और विभाग को अपने में शामिल करती है और इसके प्रशासन पर संसदीय निगरानी का यह एक अति महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक राजनीति में इनकी प्रासंगिकता क्या है? सबसे पहले कि समग्र रूप में संसद अपने बड़े आकार और समय की कमी के कारण किसी भी विधेयक या अनुदान पर बारीकी से पड़ताल नहीं कर सकती, और यह कार्य आपका जो भी है डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो भी आपका स्टैट्यूटरी या फिर वो कमेटी है तो उनकी सहायता से किया जाना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी उसकी सहायता से ये सांसदों के साथ मिलकर विधायी भूमिका भी निभाते हैं, इसीलिए इन्हें लघु संसद कहा जाता है। अब भारतीय लोकतंत्र की जो वैधता प्रदान करती हैं ये समितियां भारतीय लोकतंत्र को एक प्रकार से वैधानिकता देती हैं। क्यों? क्योंकि समितियों के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि ही होते हैं। विवादास्पद मुद्दों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने, राजनीतिक सहमति बनाने में ये प्रभावी रहते हैं और इनके कार्य कई आधार पर महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे अनुदान की मांगों पर विचार करना, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो भी संदर्भित विधेयक है उनका परीक्षण करना, वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना, सदन में प्रस्तुत किए गए और संदर्भित राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार विमर्श करना। तो ये इनका प्रमुख काम होता है। समग्र प्रभावकारिता में क्या सुधार है कि तो ये वर्ष भर काम करते रहती है और संसदीय समय के अभाव की क्षतिपूर्ति करती है
और इनके द्वारा कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण अधिक विस्तृत, बारीक और नियमित रूप में गहन और व्यापक हो जाता है। जाहिर सी बात है, संसद के पास समय का अभाव है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? ये संसदीय समितियां, इसीलिए वर्ष भर काम भी करती हैं और इनके द्वारा कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण हो पाता है और भी विस्तृत, बारीक और नियमित, गहन और व्यापक। विधेयकों की सूक्ष्म पड़ताल होती है, जिसके कारण इन्हें जो है ना विशेषज्ञ को आमंत्रित भी किया जाता है इनके द्वारा। और इसके साथ साथ ये जो समितियां हैं, ये किसी भी राजनीतिक स्थिति का निर्धारण, लोक लुभावन राय जो है उससे ये रहित होती हैं, उससे मतलब मुक्त होती हैं। विधेयकों की जो अनिवार्य समीक्षा वाला कार्य होता है, विधायी कार्य को और बेहतर रूप से नियोजित करता है। उदाहरण के लिए आप वाणिज्य विभाग द्वारा की जो स्थायी समिति है, उनका एक अंतर्दृष्टि दिया गया कारोबार करने की सुगमता, वो इससे स्पष्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ जो भी ये स्टैंडिंग कमेटी है, वो मंत्रालयों के एक समूह पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उसके सदस्यों की उस क्षेत्र में ज्ञान निर्माण में सहायता करती हैं। अब देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी जो है ना, सबसे पहले तो विषय आधारित समर्पित शोध सहायता उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है ना। इन्हें कोई मतलब रिसर्च का एक जो हेल्पिंग होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, कॉपरेशन, वो इन्हें नहीं प्राप्त होती। इसके कारण इनमें कई पारदर्शिता संबंधी मुद्दे भी हैं, क्योंकि ये समितियां बंद कमरों में बैठकर काम करती हैं और उनकी अंतिम रिपोर्ट ही प्रकाशित की जाती है। उनकी कार्यवाही पे कोई एक प्रकार से पारदर्शिता नहीं है। जीएसटी को सक्षम करने वाला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक है, वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे बिना लोकसभा में पारित किया गया था, तो ये भी एक चुनौतियां रही हैं। तो इन विभिन्न मुद्दों की विस्तृत समीक्षा करने हेतु स्टैंडिंग कमेटी की क्षमता को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। और सुधारों में क्या होना चाहिए कि सभी विधेयक को अनिवार्य परीक्षण कराइए, शोध एक प्रकार से रिसर्च जो है, रिसर्च टीम का गठन कीजिए जो DRC करे, और स्टैंडिंग कमेटी को जो दिए जाने वाले इनपुट, साक्ष्य और जो भी उनकी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता में सुधार किया जाना चाहिए। तो ये है मुख्य रूप से यहाँ तक का आज का।